यूपी हुकूमत के मुताबिक हाथरस इस्मत रेजी केस की आड़ में फसाद कराने की मनसूबाबंदी की जा रही है और इसमें पीएफआई और सीएफआई सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। यूपी हुकूमत के मुताबिक इन तंजीमों को बैरून ममालिक से फंडिंग भी की जा रही है। यही नहीं, यूपी पुलिस ने इस मामले में अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम भी जोड़ लिया है। पुलिस ने सीएफआई से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें यूपी के बहराइच से ताल्लुक़ रखने वाले मसूद अहमद का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मसूद अहमद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एलएलबी का तालिब इल्म है, जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पीआरओ ने एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया कि मसूद अहमद नामी नौजवान जामिया का बोनाफाइड तालिब इल्म नहीं है। मथुरा में जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो बहराइच के जरवल का एक लड़का है, निश्चित रूप से इसके जितने लिंकेज हैं, जो मैसेजिंग हुई है और जो भी सारे डाटा हमको मिल रहे हैं, उस विवेचना के अंतर उसको सम्मिलित किया जाएगा और विदेशी फंडिंग इत्यादि अगर उसमें जो बातें आ रही हैं, इसमें गहराई से जांच एजेंसियों को अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें और उसके तहत। वहीं पीएफआई ने हाथरस में फसादात कराने की मनसूबाबंदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। पीएफआई के मुताबिक योगी हुकूमत हाथरस मामले को डायवर्ट करने के लिए ऐसे इल्जामात लगा रही है। एक्टिविस्टों को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस और गवर्नमेंट ऐसा एक न्यूज़ फैला रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाथरस के इशू को लेकर कम्युनल और कास्ट वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बेबुनियाद और बचकाना एक एलिगेशन है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब जो अरेस्ट हुए हैं, बात सामने आई है कि उसमें से 2 जो हैं कैंप सीएफआई नाम के एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल और स्टेट लीडर्स थे और साथ ही साथ सिद्दीक नाम के एक जर्नलिस्ट। ये जो ग्रुप जो था हाथरस के विक्टिम फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस विक्टिम के फैमिली को मिलना और उसका मिलने की नीयत करना भी क्या क्राइम है? तो बात क्लियर है कि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है अपनी लॉ एंड ऑर्डर को जो फेल हो गई है उसको छुपाने के लिए और लोगों का जो एक आक्रोश पूरे इंडिया में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उससे बचने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम इसमें घसीट रही है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और योगी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हर दुनिया में हर कोई जानता है योगी सरकार की कोई ऐसी छवि नहीं है जो बर्बाद की जाए। ऑलरेडी पूरी तरीके से पूरी दुनिया में उनकी छवि बर्बादी है। तो ऐसा एक एलिगेशन पॉपुलर फ्रंट पर लगाना ये बेबुनियाद है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कंडेम करता है कि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का जाकर किसी से मिलना और प्रोटेस्ट करना। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये अरेस्ट को भी, इलीगल अरेस्ट को भी कंडेम करता है और डिमांड करता है कि जल्द से जल्द जो सीएफआई के लीडर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनको रिहा किया जाए। हाथरस इस्मत दरी मामले के खिलाफ आज कोलकाता में अक़लियती यूथ फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कोलकाता के धर्मतला इलाके से निकाली गई रैली में यूपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और मरकज़ को इस मामले में आगे आने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फेडरेशन के चेयरमैन कमरुज़्ज़मान ने यूपी हुकूमत के रवैये को अफसोसनाक बताते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक दलित महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ और उनके जो अपराधी है सबको सजा देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि योगी सरकार और उनके पुलिस प्रशासन अपराधियों को आड़ाल कर रहा है। उनके खिलाफ हम लोग का एक एजुकेशन था एस्प्लेनेड में धर्मतला में। अगर उनको सजा नहीं होगा, आईनी कार्रवाई नहीं होगा तो अगले दिन और कलकत्ता में हर वेस्ट बंगाल में बीजेपी के खिलाफ, मोदी और योगी के खिलाफ हम लोग का बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस और हाथरस इस्मत रेजी के खिलाफ इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को इमाम काउंसिल ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर बदनुमा दाग करार दिया। वहीं यूपी के हाथरस में दलित बेटी की इस्मत रेजी के वाक़े को मजलूमों की सूरत हाल से ताबीर किया। इमाम काउंसिल ने दोनों मामलों में इंसाफ की अपील की। इस मौके पर पीएम मोदी, सीएम योगी और सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
एक समझ से बाहर है और इससे मुल्क का एक वक़ार ख़त्म हो गया। आवाम के दरमियान जो एक CBI का एतमाद था वो एतमाद ख़त्म हो गया है। तो उस एतमाद को भी बहाल रखना है और मुल्क के दस्तूर को भी बहाल रखना है। तो आलिन इमाम कौंसिल ये मुतालबा करती है कि CBI के इस फ़ैसले का हम खैर मक़दम करने के बजाय उसको हम ये कहते हैं कि भी वो दोबारा इस पर गौर व फिक्र करके जिस तरह से दलित मलीशिया के साथ जिस तरह से मामला हुआ वो भी वहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो मजलूमा की वालिदा जब जो है बोलना चाहती है वहाँ को मीडिया वालों तक को पहुँचने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि मजलूम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से फ़ैसले देकर अगर इस तरह से फ़ैसले होंगे जालिमों की और हौसले बुलंद हो जाए। अकोला में जमात इस्लामी हिंद की हल्के ख़वातीन ने हाथरस मामले पर बरहमी का इजहार किया। ख़वातीन ने ज़िला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुतालबा किया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हल किया जाए, साथ ही जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा मुतय्यन की जाए। ख़वातीन ने यह भी मुतालबा किया कि मुल्क में इस्मत रेज़ी के मामलात को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। आज का विषय तो ये है, हाथरस में जो बलात्कार प्रकरण हुआ उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए यहाँ पर हम कलेक्टर ऑफिस में जमात इस्लामी हिंद की महिला विभाग की तरफ से निवेदन देने आए हैं ताकि ये जो है केस इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसका जो सुनवाई हो जल्द से जल्द हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए और इसके खिलाफ बलात्कार के खिलाफ जो है ना कुछ कानून बनाया जाए, कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ नियम बनाए। वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से हाथरस इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल से मुताल्लिक़ जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। रियासती जनरल सेक्रेटरी फरीदा गुजधर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इस तरह के शर्मनाक वाक़े के फ़ौरन बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज मुकम्मल तौर पर चल रहा है, जबकि इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पर कबायली और मुस्लिम ख़वातीन के साथ दलित और पसमानदा तबक़ात के साथ आए दिन पेश आते हैं। उन्होंने हुकूमत से ऐसे मुजरिमों के लिए सख्त तरीन कवानीन नाफिज करने और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की अपील की। निदा हाशमी, सरकार का एक ही औरतों को रिलेटेड एक ही स्लोगन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर अभी जैसे हालात हैं ना तो बेटी बच पाएगी और ना ही बेटी बच गई तो पढ़ पाएगी, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया है कि मतलब कोई भी इंसाफ जो हो मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। और वीमेन इंडिया की तरफ से हम यही चाहते हैं कि उस हत्यारों को सज़ा मिले। लॉकडाउन में चंदा व अतियात न मिलने से मसाजिद व मदारिस के अखराजात को लेकर उनके जिम्मेदारान सख्त परेशान हैं। इस बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुमरा से जमीयत उलमा हिंद ने काबीनी वज़ीर जितेंद्र औहाड से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि मसाजिद व मदारिस और दीगर इबादतगाहों के लॉकडाउन के दौरान के 3 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। जैसा कि 7 महीने से कोरोना का महाकाल चल रहा था, उस ताल्लुक़ से हमने जितेंद्र औहाड साहब से मुलाकात की है कि सर कम से कम मस्जिद और मदरसे और धार्मिक स्थल जो भी हैं 3 महीने के लिए बिजली बिल जो है उसको माफ़ करा दीजिए, ये बहुत मेहरबानी होगी। और काफ़ी दिनों से मस्जिद और मदरसे बंद हैं, जिसमें उन खादिम परेशान है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने उनसे मुतालबा किया है, ख़ास करके जो मस्जिद की बिल है या धार्मिक स्थल की जो भी या मदरसे की जो बिलें हैं वो जो है माफ़ करवाया जाए। इस मेमोरेंडम को हम लोगों ने पेश किया और उन्होंने कोरोना वबा के दौरान जब तमाम मजहबी मकामात को बंद रखने का हुक्म दिया गया है तो फिर इन मकामात का बिजली बिल क्यों वसूल किया जा रहा है, ये सवाल इमाम रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने उठाया और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारा जैसे तमाम मजहबी मकामात का बिल सिफर करने का मुतालबा किया। देखिए, इन 6 महीनों के दौरान आपने देखे होंगे कि तमाम धार्मिक स्थल जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं ये पूरी तरह से बंद किए गए थे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, बुद्ध विहार हो, जैन मंदिर हो, सभी के सभी बंद थे। अब इनको भी लाइट का बिल पेश किया गया है। अब देखिए ये लोग लाएंगे कहाँ से? मस्जिद के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो लोग अपने तौर के ऊपर जितना भी पैसा होता है लोग अपना जमा करते हैं और उसी से इसका मेंटेनेंस होता है। मंदिर के अंदर दान पेटी होती है, लोग जाते हैं अपना उसमें अंदर पैसा डालते हैं, तभी जाकर ये लाइट का बिल, ये दूसरे खर्चे जो होते हैं वो
अब अगर आप उनको कहेंगे कि लाइट का बिल अब आपने भरो तो वो कहाँ से भरेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनका पूरा का पूरा लाइट बिल माफ़ किया जाए, शून्य के ऊपर लाया जाए, और किसी ने भी कोई भी धार्मिक स्थल वालों ने इसका पैसा अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उत्पन्न नहीं थी। औरंगाबाद से एमआईएम के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने मजहबी मकामात बंद रखे जाने के मामले में रियासती हुकूमत पर ज़बरदस्त नुक्ताचीनी की है। एमपी ने रियासती हुकूमत को शराबी हुकूमत करार दिया और कहा कि हुकूमत में शामिल अफराद का कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जब ये मैखाने को आबाद नहीं करते, इसलिए इन्हें शराब खानों की फिक्र है। जबकि एमआईएम के सियासी हरीफ साबिक एमपी चंद्रकांत खेरे ने दावा किया कि इम्तियाज जलील की इमा पर ही शराब खाने खोले गए। खेरे ने इस पूरे मामले को सियासी जुगलबंदी से ताबीर किया। वज़ीर के महाराष्ट्र में अभी भी मजहबी मकामात पर पाबंदी आयद है। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बैठी है वो पियक्कड़ सरकार है। मतलब दारू से कितनी मोहब्बत है कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के नेताओं को कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये चुप चुप के अपने आप को हिंदुत्व है, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू ईद की बात करते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इनको शराब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मेरा ख्याल है इनकी कोई रात गुजरती नहीं होगी जब ये मैखाने में बैठते नहीं होंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें मस्जिदों से बहुत प्यार है, हमें धार्मिक स्थल के अंदर हम जो लोग जाते हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यही वजह है कि आज इतने महीनों के बाद जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने कहा कि अब दारू की दुकानें पूरी तरह से खोल दो, लेकिन मंदिर खोलें? नहीं, मंदिर नहीं खुलेगी। मस्जिद खोलें? नहीं, मस्जिद नहीं खुलेगी। तो ये धार्मिक स्थलों के बारे में सरकार का क्या तर्क है, क्या वितर्क है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने बोले थे शराब खोलो करके, औरंगाबाद के खासदार जो है उन्होंने खोले थे। संभाजीनगर की जनता नहीं मानती। नहीं, इनको इतना धार्मिकता का इनका प्रेम कैसे बढ़ गया? लगे हुए ये कभी जाते रहते कभी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मसाजिद के आइम्मा इन दिनों माशी तंगी से दो चार हैं। गुज़श्ता कई महीनों से आइम्मा मौज़नीन को तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में अब हालात कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये दिल्ली की मशहूर घटा मस्जिद के नाम से मशहूर जीनतुल मसाजिद के इमाम वसीम कासमी हैं। इनसे पहले इनके वालिद साहब यहाँ इमामत करते थे और अब पिछले 28 सालों से यहाँ पर वसीम इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन्हें आखिरी बार तनख्वाह जनवरी के महीने में मिली थी। इमाम वसीम कासमी बताते हैं कि अब इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। तकरीबन जो है 4 माह हो चुके हैं। 4 माह से अभी तक कोई जो है सैलरी नहीं है। ये 5वां महीना शुरू हो चुका है और बहरहाल जो इमामों की जो बहरहाल सैलरी पे ज़्यादातर इन्हिसार रहता है कि भाई अपना थोड़ा बहुत और कुछ होता है, वरना तो इसी के ऊपर मौकूफ़ है। अब पहले भी इसी तरीके से काफ़ी टाइम में 5 महीने हो गए थे। फिर जब इस तरीके थोड़ी सी हलचल हुई थी तो फिर जो है वो आनी शुरू हुई थी। अब फिर इसी तरीके से 4 महीने हो गए हैं। तो बहरहाल दिक्कत परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं। फिर वो क्या होता है, जब नहीं आती तो इधर से कर्ज लेते हैं। ये चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद के इमाम फुरकान कासमी हैं। सालों से नमाज पढ़ाते आ रहे हैं। फुरकान कासमी कहते हैं कि दिल्ली के एलजी और वज़ीर आला को इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है, हमारे वज़ीर आला ने जब हलफ लिया था और ये कहा था कि लोग जो है दिल्ली वाले काम की राजनीति चाहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सब जगह उनकी राजनीति तकरीबन कामयाब है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड या मुस्लिम मसाइल पे वो बिल्कुल हमें फेल और नाकाम नज़र आते हैं। तो मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजन साहब को से बहुत ही ये गुजारिश करता हूँ, गवर्नर साहब इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के तहत 187 मस्जिद हैं और लगभग 300 इमाम हैं। तो वहीं इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अफसरों का कहना है कि बोर्ड के पास 9 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है, लेकिन बैंक से पैसे निकालने के लिए दस्तखत करने वाला मौजूद नहीं है। सीईओ तनवीर अहमद ने बैंक में अपने दस्तखत भेजे थे, लेकिन बोर्ड की मीटिंग के बगैर बैंक ने मानने से इनकार कर दिया।
जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक रास्ता ये है कि डिविजनल कमिश्नर दिल्ली वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ सिग्नेचरी के तौर पर काम करेंगे और बैंक उसको मंजूरी दे, तभी इमामों की सैलरी मिल सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा की वजह से रांची में चहलुम का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। अंजुमन जाफरिया के सदर सैयद तहजीबुल हसन रिजवी ने वाज़ेह किया कि कोरोना वबा के पेश नज़र इमसाल चहलुम का जुलूस बरामद नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिया तबके के लोग अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अज़ादारी का एहतमाम करेंगे। को देखते हुए झारखंड रांची के शिया अज़ादारों ने ये फैसला लिया है कि इस मरतबा चहलुम जो शहीदान करबला की याद में, इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, लिहाजा इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अपने घरों में लोग अलम ताबूत रख करके मजलिस कर रहे हैं और वो घड़ी पर मजलिस करेंगे। कोरोना वबा के कहर ने तालीम को तो मुतासिर किया ही है, लेकिन तालिब इल्मों की फ़ीस की बदौलत चलने वाले और अपने अखराजात पूरे करने वाले ऐसे निजी स्कूल जो शहर के पिछड़े इलाकों में खदमात अंजाम दे रहे हैं, अब मुस्तकिल तौर पर बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता 7 माह से फ़ीस हासिल न होने से ये स्कूल असातिज़ा को भी तनख्वाह देने से कासिर हैं। वहीं हुकूमत ने कई सख्त शराइत के साथ 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने की इजाज़त तो दी है, लेकिन इन स्कूल के मुंतज़मीन के मुताबिक इन हालात में अभी न तो स्कूल खोलना मुमकिन है और न ही वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर राज़ी होंगे। ये मैं 10 साल से स्कूल चला रहा हूँ। 10 साल में पहली बार ऐसे हालात देखे हैं कि बिल्कुल बच्चा नहीं है। जब स्कूल लॉकडाउन लगा, स्कूल में 500 बच्चे थे, पेपर भी पूरे नहीं हुए थे, लग गया। उसके बाद में हालात ऐसे हो गए कि अब बिल्कुल भी बच्चा आने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन तो यहाँ ना के बराबर बच्चे हैं, फ़ोन है इन छोटे बच्चों के पास में। यहाँ की गरीब तबके का बच्चे आदमी है यहाँ पर, जो टीचर है उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं भेजेंगे क्योंकि ये सीज़न बिल्कुल है। सीज़न को अगर हम स्टार्ट करना भी चाहें तो कहाँ तक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स को समझाएं, पेरेंट्स खुद नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को। इतने थे, हर गली में स्कूल था, आज के टाइम में सारे बंद पड़े हैं। 2012 से पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले बहुत अच्छे हालात थे, सैलरी टाइम पर मिलती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल के हालात ऐसे हैं, वो बच्चे ना स्कूल आ पा रहे हैं और ना हमारी सैलरी मिल रही। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मुल्क को कोरोना की पहली वैक्सीन का इंतजार है। हिंदुस्तान में कोरोना की पहली वैक्सीन जनवरी में आ जाने की उम्मीद अब और पुख्ता हो गई है, क्योंकि जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के हुकूमत की जानिब से इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत ने इसकी तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। यूपी हुकूमत ने महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान को अहकामात जारी किए हैं। चीफ मेडिकल अफसरान के मुताबिक वैक्सीनेशन की ज़रूरत के मुताबिक ज़मीनी सतह पर तैयारियाँ किए जाने के अहकामात जारी किए गए हैं। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खाका तैयार करने की शुरुआत की जा रही है। वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करते हुए मुख्तलिफ शहरों में हुनर हाट का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक प्रयागराज में 18 से 26 अक्टूबर, जयपुर में 27 नवंबर से 6 दिसंबर, मुंबई में 22 से 31 दिसंबर, हैदराबाद में 18 से 27 दिसंबर और दिल्ली में 13 से 21 फरवरी 2021 काबिल ज़िक्र हैं। इन शहरों के अलावा इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, कोटा, रांची और लखनऊ में भी हुनर हाट का इनेकाद किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और RRVL यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने आज ऐलान किया है कि ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की मुकम्मल मिल्कियत वाली एक ज़ेली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ज़ेली कंपनी RRVL में 5,512.05 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। ये सरमायाकारी RRVL को 4.285 लाख करोड़ रुपए की प्री मिनी इक्विटी वैल्यू पर कदर करती है और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर RRVL में 1.20% इक्विटी हिस्स में ट्रांसलेट होगी। इस सरमायाकारी के साथ RRVL ने 4 हफ्तों से भी कम अरसे में सिल्वर लेक समेत मारूफ आलमी सरमायाकारों
KKR, जनरल अटलांटिक, मुबादला, GIC, TPG और ADIAC 37,710 करोड़ इकट्ठा किए हैं। बेंगलुरु में 11 अगस्त को पेश आए तशद्दुद के मामले में साबिक मेयर और कांग्रेस के मकामी लीडर संपत राज सवालात के घेरे में हैं। CCB ने संपत राज को 2 मरतबा नोटिस जारी किया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडर शाहवेज अहमद ने कहा कि संपत राज हो या कोई और लीडर, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। इस मामले में बड़े पैमाने पर हुई मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर शाहवेज अहमद ने कहा कि अगर बेकसूर नौजवान गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी रिहाई के लिए बीजेपी अक़लियती मोर्चा की जानिब से कोशिशें की जाएंगी। संपत राज के ऊपर तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ पुलिस को जब सही वक्त आएगा वो अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर अरेस्ट करेंगे। संपत राज हो या कोई भी हो, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। मेरा डिमांड तो ये है कि जल्द से जल्द इस मामले के तह तक पहुँचे। संपत राज इन्वॉल्व हो या कोई भी इन्वॉल्व हो, उनका सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सही तरीके से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। AP कानून साज काउंसिल के नामजद अरकान P सुरेश और ज़किया खानम को कानून साज काउंसिल के सदर नशीन मोहम्मद शरीफ ने हलफ दिलाया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह और पुष्पा पिरवानी, मुशीर AP हुकूमत रामकृष्णा रेड्डी, चीफ विप श्रीकांत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ज़किया खानम ने MLC बनाने पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और आवाम के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। के मुकाम गवर्नर कोटा में दिए हैं, 6 साल का मुकाम दिए हैं। मेरा शौहर मरहूम अफजल अली खान ने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करे हैं। वो मेहनत को हमारे जगन मोहन सारो इंसाफ करे हैं। हमारे वज़ीर आला जो भी आवाम के लिए जितने भी मेहनत से लगन से काम करने की हिदायत देंगे मैं ज़रूर करूँगी, ईमानदारी से निभाऊँगी। मेरा शौहर जो भी रायचोटी के अवाम के लिए ईमानदारी से काम करे ही मेहनत से, उसी तरह मैं भी अंजाम दूंगी। कर्नाटक के हुबली शहर में सुन्नी दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया है। पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर धारवाड़ ज़िले के नुमाइंदा उलमा कराम ने सुन्नी दारुल क़ज़ा के क़याम का ऐलान किया। इस दारुल क़ज़ा और शरई काउंसिल का मरकज़ी दफ्तर हुबली शहर में होगा। मौलाना मुफ्ती निसार अहमद मिसबाही सुन्नी दारुल क़ज़ा के पहले सदर मुफ्ती होंगे। उलमा कराम ने कहा कि शिमाली कर्नाटक में सुन्नी दारुल क़ज़ा और शरई काउंसिल की ज़रूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। ये काम मेरे अकेले का नहीं था, बल्कि पूरे शहर हुबली के उलमा किराम को बुलाकर बरोज़ जुमा जो मीटिंग ली गई, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम मकबूली साहब ने शिरकत की और तमाम उलमा की तायीद हासिल करने के बाद इस शरई कौंसल दारुल इफ्ताह के सदर मुफ्ती की हैसियत से उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद मिसबाही साहब को मुंतखब किया। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मसाइल, तलाक़ हो, निकाह हो, खुला हो, विरासत के हों या कोई भी और उलझा हुआ मसला, दुनिया की कोर्ट कचहरी में जाकर रुसवाई हासिल करने के बजाय सुन्नी दारुल इफ्ताह तशरीफ़ लाएं और मुफ्ती साहब की खिदमत हासिल करें। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला नौजवान उलमा किराम के इस इक़दाम को कबूल फरमाए और इसे पाए तकमील तक पहुँचाए और इस्तक़ामत अता फरमाए। धारवाड़ ज़िला के उलमा अहले सुन्नत की जानिब से आज पीर मकबूल अहमद शाह क़ादरी कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक मनाया गया। इस प्रोग्राम में काफ़ी उलमाए किराम मुतअल्लिम किराम ने शिरकत फरमाई और आज धारवाड़ ज़िले की सतह पर जो है शरई कौंसिल यानी इदारे शरिया दारुल क़ज़ा का इनेकाद भी किया। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।